Hi everyone, this is part 2 of important MCQ series for NOSIT and CRE exam. So let's start. So the question is, an end stage AIDS client required suctioning when performing the task. The nurse is correct to wear. So देखो, पेशेंट किसका है? एड्स का है. अगर पेशेंट एड्स का हो या फिर HbS पॉजिटिव मीन्स की हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस करने होते हैं. यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या है? हम पेशेंट से प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, मतलब कि पेशेंट का कुछ भी फ्लूइड, कुछ भी अगर स्पिल होके हमारे बॉडी पे आ सकता है, हमारे आईज पे आ सकता है, हमारे फेस पे आ सकता है, तो हमें प्रॉपर कवर करना है. सक्शन करने जा रहे हैं तो उसका फ्लूइड में भी हमारे स्पिल होके हमारे फेस पे आ सकता है, आईज पे आ सकता है, तो हमें लाइक हेड कवर, आई प्रोटेक्शन, फेस मास्क, गाउन, ग्लव्स प्रॉपर हमें लेना होगा. तो देखो, इसने एक क्या बोला? मास्क एंड आई प्रोटेक्शन. मास्क जरूरी है, आई प्रोटेक्शन भी जरूरी है, बट फेस मास्क और ग्लव्स तो बहुत ज्यादा नीडेड है, तो वो नहीं है, गलत हो गया इसका आंसर. सेकेंड है स्टाइल ग्लव्स एंड आई प्रोटेक्शन. इसमें मास्क नहीं है, मास्क भी चाहिए. सी इज ए मास्क एंड स्टाइल ग्लव्स. मास्क भी है, स्टाइल ग्लव्स भी है, बट आई प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत है. डी इज ए मास्क, आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लव्स. सही है ये. बट अगर इसमें गाउन होता तो वो और बेटर सही होता. तो अगर इसका ऑप्शन में गाउन वाला होता तो वो ज्यादा करेक्ट होता, बट इसमें गाउन वाला नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा. आई इस बात समझ में? हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं. जब भी हम पेशेंट एड्स क्लाइंट या HIV पॉजिटिव या फिर हम हेपेटाइटिस बी का कुछ भी प्रोसीजर करेंगे, कुछ भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें मेनली उनका फ्लूइड रिस्क सबसे ज्यादा होगा, तो हमें प्रॉपर पूरा PPE पहनना है. सो सेकंड क्वेश्चन सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस नर्स मस्ट फॉलो while working with HIV patient is to use first is frequent hand washing procedure. फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग तो हमें सारे पेशेंट के साथ फॉलो करना है, सिर्फ HIV पेशेंट के साथ ही नहीं करना. सो आंसर गलत है इसका. सेकेंड है हमारा मास्क, ग्लव्स एंड गाउन ऑल द टाइम. ऑल द टाइम की नीड नहीं है. जब भी हम पेशेंट के साथ कोई कॉन्टेक्ट करेंगे, पेशेंट का कोई प्रोसीजर करेंगे, तब पहनने की जरूरत है. ऑल द टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड. सो बी भी गलत है. सी इज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल. सही है, बट डी भी पढ़ लेते हैं. डी इज बॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट. बट आजकल हम बॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते. आजकल चीजें या तो वन ओनली एक बार यूज करते हैं, या फिर प्रोटोकॉल वो स्टाइल होके ऑटोक्लेव होके आती है तो वो यूज करते हैं. तो बॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट भी गलत है. तो आंसर इज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है फॉर HIV पेशेंट, फॉर एड्स पेशेंट, फॉर हेपेटाइटिस बी पेशेंट. Always remember. Third question, that is how many movements of hand hygiene have been laid down by WHO. So देखो, very important question. इससे ऐसे like घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं. So there is 5 movements of hand hygiene and वो कब को हमें करना है? फर्स्ट इज बिफोर टचिंग टू द पेशेंट. आप पेशेंट के पास जा रहे हो, पेशेंट को टच करने से पहले ऑलवेज डू हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश करना है. सेकेंड इज बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर. बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर आपको पेशेंट का करना है, यू हैव टू डू हैंड वॉश. ओके. थर्ड इज आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर. प्रोसीजर कर लिया, प्रोसीजर करने के बाद हमेशा हैंड वॉश करना है या हैंड सैनिटाइज करना है. अगर आपका फ्लूइड हैंड पे नहीं लगा हुआ, एक्सपोज नहीं रखा है, तो आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं, बट हैंड वॉश इज मोर एफिशिएंट. ठीक है. आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर या आफ्टर टचिंग एनी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड रिस्क. ओके. फोर्थ इज आफ्टर टचिंग टू द पेशेंट. जब भी आप पेशेंट को टच करते हैं उसके बाद हमेशा हैंड सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो. ओके. एंड फिफ्थ इज द आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग. अगर आपने पेशेंट का लाइक फाइल टच किया या पेशेंट का लॉकर टच कर लिया, पेशेंट का बेड टच किया है, तो उसके बाद भी आपको हैंड हाइजीन करना है. सो देयर इज 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन. जस्ट रिपीट विथ मी, रिपीट करो. बिफोर टचिंग टू द पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग. So coming to question क्या था? How many moments of hand hygiene have been laid down WHO? 7, 8, 6 or 5? तो answer is D, 5. Other question is the most effective way to break the chain of infection is. So देखो, chain of infection क्या है? It is a chain, मतलब transfer of disease causing microorganism from one person to another person. ओके. आपने एक पेशेंट को टच किया, उसमें इकोलाई का माइक्रो का इन्फेक्शन था, इकोलाई का इन्फेक्शन था. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथों में आया, आपने हाथ नहीं धोया, आपने हैंड सैनिटाइज नहीं किया, आपने दूसरे पेशेंट को टच कर लिया, उसका वाला इन्फेक्शन इसमें चला गया. उस पेशेंट में कुछ और इन्फेक्शन था, उसको टच किया, आपने तीसरे पेशेंट को टच कर दिया, आपने ये दोनों का इन्फेक्शन उसमें डाल दिया. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो आपको लाइक आपने एक पेशेंट को टच कर लिया, अगर आप हैंड सैनिटाइज कर लेते, हैंड वॉश कर लेते, देन सेकंड पेशेंट को टच करते, तो क्या होता? वो जो चैन ऑफ इन्फेक्शन था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथों में आया था, ठीक है, वो क्या हो जाता? क्रॉस हो जाता, वो यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाता. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चैन ऑफ इन्फेक्शन इज फर्स्ट हैंड हाइजीन,
हैंड हाइजीन, यस दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। सेकंड इज वियरिंग ग्लव्स। देखो वियरिंग ग्लव्स, आपने ग्लव्स पहन रखा है, आपने एक पेशेंट को टच किया, उसका इन्फेक्शन आपके हाथ में तो आएगा ना, आपने सेकंड पेशेंट को टच किया, उसका इन्फेक्शन उस पेशेंट में जाएगा। आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे बट जो चैन ऑफ इन्फेक्शन है उसको थोड़ा ब्रेक कर पाओगे, तो सो वियरिंग ऑफ ग्लव्स इज नॉट। थर्ड इज प्लेसिंग क्लाइंट्स इन आइसोलेशन। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पेशेंट को आइसोलेशन में रख दोगे तो उससे चैन ऑफ इन्फेक्शन तो ब्रेक नहीं होगा। आपने लेट्स सपोज उस पेशेंट का कुछ कुछ काम किया, आके दूसरे पेशेंट का काम कर दिया, तो चैन ऑफ इन्फेक्शन इससे भी प्रिवेंट नहीं होगा। प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर क्लाइंट, सेम, सो लाइक नो यूज। सो द आंसर इज ए, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन इज समथिंग वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप हॉस्पिटल में काम करते हो, सो यू हैव टू डू हैंड वॉश, हैंड हाइजीन वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, सो दैट चैन ऑफ इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सके। ओके, सो अदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। व्हेन अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ सर्जिकल हैंड हाइजीन, शी मस्ट कीप हैंड्स अबव एल्बोज, बिलो एल्बोज, एट अ 45 डिग्री इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। देखो सर्जिकल हैंड हाइजीन का मतलब होता है डूइंग हैंड हाइजीन, डूइंग हैंड वॉशिंग बिफोर डूइंग सर्जरी। ओके, सो आप सर्जरी करने जा रहे हो, मतलब या फिर सर्जरी में असिस्ट करवाने जा रहे हो, सो आपका ये वाला पार्ट शुड बी स्टेराइल, क्योंकि इसी से आप स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स को टच करोगे। तो अगर आपने हैंड हाइजीन किया, हैंड हाइजीन किया और आपने हैंड हाइजीन करने के बाद आपने हाथ को ऐसे रखा, ऐसे रखा, तो क्या होगा, सारा जो पानी है वो यहाँ से यहाँ आएगा। ये पार्ट तो अनस्टाइल है ना, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, अनस्टाइल हो जाएगा। बट अगर आपने हैंड को ऐसे रखा, तो ये पार्ट हमारा स्टेराइल था, यहाँ से सारा पानी फ्लो होकर नीचे आएगा, दैट्स नॉर्मल। ओके, ये पार्ट तो हमारा स्टेराइल रहा ना। अगर आपने 45 डिग्री पे रहा, उससे भी थोड़ा पानी यहाँ पे आ ही जाएगा, एंड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, वो तो गलत है। तो हमेशा अगर आप सर्जिकल हैंड वॉश करते हो तो आपको अपना हाथ ऐसे रखना है। ओके, आपको अपना जो हैंड है अबव द एल्बोज रखना है, सो दैट जो पानी का फ्लो इधर हो और ये वाला पार्ट आपका स्टेराइल रहे। सो आंसर इज ए, अबव द एल्बोज। ओके, सर्जिकल हैंड हाइजीन में हमेशा जो आपका हैंड है, it should be above the elbows. Is all of the following are principle followed by nurse in surgical asepsis except, ध्यान रखो एक्सेप्ट पूछा है, ऐसे वर्ड्स बहुत ध्यान आपको रखना है while solving MCQ। एक्सेप्ट, ट्रू, फॉल्स, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि प्रिंसिपल दैट इज फॉलो बाय अ नर्स इन अ सर्जिकल एसेप्सिस। तो पहली बात, सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है? सर्जिकल एसेप्सिस इज द स्ट्राइल, ऐसा जगह जहाँ पे चीजें स्टराइल हो, पूरी स्टराइल हो, जैसे कि ओटी में या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है वहां पे, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्टराइल। ओके, सो क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है? दैट इज जब भी आप कहीं पे भी स्टराइल जगह पे जाते हो, आपका हैंड वॉश होना चाहिए, प्रॉपर पूरा पीपीई पहनना होना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज क्या है कि आपको हमेशा जो भी स्टराइल फील्ड है, जैसे जो ट्रॉली रखी हुई है, कभी भी आपको उसकी तरफ बैक करके खड़े नहीं होना है। आप हमेशा, आपका फेस उधर होना चाहिए और वहां पे आपको डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फुट अवे होना चाहिए फ्रॉम द स्टराइल फील्ड। ओके, और थर्ड चीज क्या है कि आपका जो भी स्टराइल एरिया है, जो भी स्टराइल ट्रॉली है, उसका उसमें आपका जो वेस्ट लेवल है ना, आपका जो वेस्ट लेवल है वो हमेशा अबव होना चाहिए। वो जो ट्रॉली है इट शुड बी अबव द वेस्ट लेवल, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपको वहां पे कुछ बोलना, कफ, स्नीजिंग वगैरह नहीं करना है, इसलिए हमेशा मास्क लगा के रखना है, क्योंकि कफ क्या, स्नीज क्या, आपका जो भी ड्रॉपलेट्स है वो स्टाइल एरिया में जाएगा, वो अनस्टाइल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको हमेशा ऑलवेज ऑलवेज बी माइंड की, हमेशा अगर आप कुछ भी स्टाइल चीजें टच करते हो तो हमेशा टच स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल, स्टाइल चीजों को हमेशा स्टाइल चीजों से टच करो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी नॉन स्टाइल चीजें से स्टाइल को टच कर दिया, उससे क्या होगा, वो भी अनस्टाइल हो जाएगा ना, वो भी लाइक स्टाइल को स्टाइल से टच करना है हमेशा। कीप इन माइंड, होल्ड ट्रांसफर फोर्सेप्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स जब भी आप कुछ ट्रांसफर करते हो फोर्सेप्स से होल्ड करके, तो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ट्रांसफर करना है, सो दैट किसी को इंजरी ना हो। ओके, प्लस द एज ऑफ अ स्टाइल फील्ड कंसीडर अनस्टाइल, जो भी ट्रॉली है उसका जो एज है उसको हम अनस्टाइल मानते हैं, इसलिए हमें कुछ भी चीजें रखनी है, कुछ भी स्टाइल चीजें रखनी है, उसको हमें बीच में रखना है, एज पे नहीं रखना है। ओके, स्टाइल फील्ड हमें ड्राई रखना है, वेट नहीं रखना है। ओके, एंड ऑलवेज प्रिवेंट एक्सेसिव एयर फ्लो इन द स्टाइल फील्ड। तो ये सारी चीजें आपको कीप इन माइंड रखना है, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सर्जिकल एसेप्सिस। सो द कमिंग टू क्वेश्चन क्या था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल फॉलो बाय अ नर्स इन सर्जिकल एसेप्सिस एक्सेप्ट, first is always face the sterile field, yes this is true. Keep sterile equipment above your waist, this is also true. Third, prevent excessive air currents around, this is also true. Fourth is discard the used articles in kidney tray kept on the trolley. So trolley क्या है, sterile है, आपने यूज आर्टिकल्स को अगर ट्रॉली पे रखा, इट मीन्स क्या हुआ, यूज आर्टिकल इज अनस्टाइल, आपने अनस्टाइल को स्टाइल पे रख दिया तो सब पूरा अनस्टाइल हो जाएगा ना।
सो आपको यूज आर्टिकल उस ट्रॉली पे नहीं रखना है। सो द आंसर क्या होगा? डी। डी इज रॉन्ग। सो बिफोर डूइंग अनदर क्वेश्चन हम एक प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एक शार्प इंजरी प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं। तो शार्प इंजरी प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है? मेनली शार्प इंजरी कैसे डिफाइन करते हैं? शार्प इंजरी मतलब कि कुछ भी शार्प, लाइक ब्लेड, कोई भी नीडल से आपका स्किन ब्रेक डाउन हो गया, आपका ब्लड आने लगा, दैट इज शार्प इंजरी। मतलब आपको शार्प इंजरी हुई है। तो शार्प इंजरी का जो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज क्या है कि अगर आप उसको इम्प्रॉपर हैंडल कर रहे हो या फिर आपने चीजों को अच्छे से सेग्रीगेट नहीं किया। आप किसी का निडल किसी का आरबीएस लिया, आपने पंक्चर किया और उसको आप रिकैप करने लगे, इम्प्रॉपर हैंडलिंग हुआ, आपको चुभ गई, जाके आपको इंजरी हो गई। या फिर आपने सबका ब्लड सैंपल ले लेकर सबका निडल एक ही साथ रख दिया, तो वो पूरा सेग्रीगेट नहीं किया चीजों को, तो उस टाइम भी आपको इंजरी हो सकती है। सो दीज आर द कॉमन वे जहाँ पे इंजरी होने का चांसेस है। ओके, तो जब किसी को इंजरी अब हो गई, मान लो उसने अच्छे से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, उसने रिकैप कर दिया, उसने चीजों को सेग्रीगेट नहीं किया, उसको इंजरी हो गई, तो भाई अब क्या करना है? तो जैसे ही इंजरी होगी, अगर आप कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं, आप सैंपल ले रहे थे, यू हैव टू लीव द प्रोसीजर। आपको वहीं पे जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं आपको छोड़ना है, एंड यू हैव टू गो। अगर आपने ग्लव्स पहन रखा है तो ग्लव्स को उतारना है, एंड आपको हैंड वॉश करना है, हैंड हाइजीन करना है, हैंड वॉश करना है। आपको लाइक टैप ओपन करके इन द रनिंग वाटर आपको अपना जो भी वुंडेड एरिया है उसको वॉश करना है विद सोप एंड वाटर। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइक 5 to 10 मिनट्स तक करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से हैंड वॉश कर लिया, आपने रनिंग वाटर के अंदर इसको वॉश कर लिया, उसके बाद आपको लाइक उस एरिया को कभी भी सक या फिर ऐसे स्क्वीज ऐसा कुछ मत किया करो, जस्ट वॉश करना है अंदर रनिंग वाटर। आपने रनिंग वाटर के अंदर अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको जाकर कोई भी इंचार्ज हो या फिर एएनएस है उनको इन्फॉर्म करना है। अगर आप इवनिंग या नाइट शिफ्ट में, उस टाइम हमारे एएनएस या इंचार्ज नहीं होते, तो आपको सुपरवाइजर एक होते हैं, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, या फिर कोई भी कंसर्न एसआर या फिर जेआर या भी कोई भी ड्यूटी पे इंचार्ज वगैरह होते हैं उनको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करना है, एंड वार्ड में एक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है। जितने भी वार्ड होते हैं, आईसीयू होते हैं, एचडीयू होता है, उसमें एक इंसिडेंट बुक होती है, उसमें वो इंसिडेंट लिखना है। इंसिडेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है? जिस नीडल से आपको इंजरी हुई है उसको फेंकना नहीं है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। उस बीएमडब्ल्यू को लाइक ट्रैक करने के लिए उसको अच्छे से रखना है, एंड आपको इमरजेंसी में जाना है। सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। आपने चीफ मेडिकल ऑफिसर को बता दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग लाइक वो आपको काउंसलिंग करेंगे, और अगर कोई एआरटी प्रोफाइलेक्सिस वगैरह देना हो तो वो आपको देंगे, और टाइम टू टाइम आपका इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा और मॉनिटरिंग होती रहेगी। ठीक है, और इमरजेंसी में भी एक लाइक पेपर होता है, एक बुक होती है जिसमें निडल स्टिक इंजरी का लाइक पूरा लिखना होता है, वो लिखना होगा। तो ये आपको ये पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रिवेंट कैसे करना है, हाउ यू हैव टू प्रिवेंट द निडल स्टिक इंजरी या शार्प इंजरी। सो देखो, जब भी आप कुछ भी निडल से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, सो यू हैव टू इमीडिएटली डिस्कार्ड द थिंग इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। सारे हॉस्पिटल में एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है जिसमें हमें निडल्स को डिस्कार्ड करने होते हैं। सो यू हैव टू इमीडिएटली डिस्कार्ड, लाइक आपने एक पेशेंट का काम किया, तुरंत उसका जो भी निडल वगैरह हुआ उसको डिस्कार्ड करो उस पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। ओके, नेवर एवर लाइक रीकैप, कभी भी रीकैप करने की कोशिश मत करो, क्योंकि रीकैप आप लाइक ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे तो हो सकता है वेरी मोर चांसेस टू लाइक कि आपको निडल स्टिक हो जाए। ओके, प्लस आपको क्या करना है? आपको वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमारा पंक्चर प्रूफ कंटेनर हमारे वार्ड्स में, आईसीयू या फिर एचडीयू में होता है, तो वो कब हमें लाइक रिप्लेस करवाना है? कितना फुल हो जाएगा? हाफ, 1/3, 2/3, कितना फुल होने के बाद उसको हमें रिप्लेस करना है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो द आंसर इज 3/4। अगर 3/4 फुल हो गया तो हमें उसको रिप्लेस करवा के अदर पंक्चर प्रूफ कंटेनर रखवाना है। दिस कीप इट इन योर माइंड। ओके, उसके अलावा आप कभी भी हैंड टू हैंड ट्रांसफर मत करो, कभी भी लाइक नीडल को, कोई भी शार्प चीजों को हैंड टू हैंड ट्रांसफर मत करो। डायरेक्टली जो भी उसका वेस्ट जिसमें हम करते हैं, लाइक जो शार्प का जो ग्लास वगैरह होता है वो हम व्हाइट कार्ड बॉक्स में करते हैं जिसमें ब्लू कलर की लाइनिंग होती है, उसमें करते हैं, या फिर नीडल को हम व्हाइट प्रूफ पंक्चर प्रूफ कंटेनर में करते हैं, तो आप इमीडिएटली उसमें जाके डिस्कार्ड कर दो। ओके, सो अदर प्रोटोकॉल इज स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइक आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे, जैसे भी आपको स्पिल हुआ, जैसे लेट्स सपोज पेशेंट का सीएसएफ निकाल रहे थे, सीएसएफ जमीन में गिर गया, या ब्लड निकाल रहे थे, ब्लड जमीन में गिर गया, कोई भी फ्लूइड जमीन में गिर गया, फ्लोर पे गिर गया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले गिरेगा तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स उस एरिया को आइसोलेट करना है। जहां पे गिरा वहां पे थोड़ा सा बैरियर लगा दो, सो दैट कोई और आके उस पे गलती से उस पे लाइक पैर वैर रख देगा तो पूरा फैल जाएगा ना, तो यू हैव टू आइसोलेट द एरिया।
एरिया को आइसोलेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सफाई करते हैं उनको बोलना है कि प्रॉपर पूरा पीपीई पहनो। और लाइक जो ग्लव्स है ना, ग्लव्स शुड बी हैवी ड्यूटी ग्लव्स, जो मोटा सा ग्लव्स आता है वो पहनना है। ठीक है, प्रॉपर पीपीई उसने पहन लिया, हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहन लिया। उसके बाद उनको क्या करना है कि सबसे पहले लेट सपोज कुछ आप ब्लड ले रहे थे, तो जो कल्चर का बॉटल था वो टूट गया, तो वहां पे ग्लासेस भी होगा, तो उनको बोलना है कि वो जो ग्लास वगैरह है, कोई भी कंटेनर वंटेनर है, एक्स्ट्रा चीजें, उसको हटा के उसके जो कंसर्न जो सेग्रीगेशन जिसमें हम करते हैं, जैसे कि अगर कांच के मटेरियल्स होगा, ग्लास होगा, तो हमें व्हाइट कार्ड बॉक्स में डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, वो सारा डिस्कार्ड जब वो कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, उस एरिया को कवर करना है। कुछ उस एरिया को कवर करना है लाइक कुछ भी अब्सॉर्बेंट मटेरियल से, सो दैट जितना भी ब्लड या फिर कुछ भी फ्लूइड वगैरह है वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाए, और उसको येलो वाला डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। ठीक है, उस एरिया को लाइक पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी था वो हटा दिया। उसके बाद उसमें क्या डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, इस पे डालना है हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। हमें उसे कैसे डालना है, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, क्योंकि पेरिफेरल एरिया जो है वो थोड़ा सा क्लीन है, तो पेरिफेरी टू सेंटर हमें वो सॉल्यूशन डालना है, और 10 से 15 मिनट तक हमें उसे छोड़कर आफ्टर 15 मिनट्स उस एरिया को वाइप करना है। फिर जो नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट से पूरा वार्ड को क्लीन करते थे, डिसइंफेक्ट करना है और ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी जिसने ये काम किया उसको बोलेंगे प्रॉपर पीपी पूरा रिमूव करो, अच्छे से हैंड वॉश करो, और उस इंसिडेंट को हमें रिपोर्ट करना है। ऐसा सोच लो कि वार्ड में, आईसीयू में, एचडीयू में कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपन, एनीथिंग, यू हैव टू राइट इन कम्युनिकेशन बुक या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट बुक होती है, उसमें हमें लिखना है। लेट्स सपोज कुछ चीजें मिस हो गई, कुछ चीजें रिप्लेस हो गई, कुछ चीजें टूट गई, कुछ भी होता है ना, आपको लिखना है। डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग, जब आप हॉस्पिटल में आओगे यू कैन रियलाइज, आप रियलाइज करोगे कि डॉक्यूमेंटेशन कितना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपनिंग, आपको लिखना। अदर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज यूज्ड फॉर क्लाइंट विथ मीजल्स। तो देख, इससे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ आइसोलेशन, 3 टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट। सो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस में क्या होता है कि एयरबॉर्न जो इन्फेक्शन है वो कैसे स्प्रेड होता है, इट इज स्प्रेड थ्रू एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल्स जिसका साइज लेस देन 5 माइक्रोन्स होता है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे सराउंडिंग्स में सस्पेंडेड होता है। तो ठीक है, तो इसमें अगर मान लो लेट सपोज कोई पेशेंट है जिसको एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो उसे हमें कहाँ रखना है, पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ रूम इन विच दे हैव नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हवा कहाँ से कहाँ मूव करता है, हमेशा लाइक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाएगा। अगर अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा तो अंदर का हवा बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अंदर पेशेंट को हमने रखा है, अंदर सारे वो उनके सारा उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरा होगा। अगर अंदर वाला हवा बाहर जाएगा तो बाहर भी वो इन्फेक्शन सबको करेगा। तो हमें हमेशा नेगेटिव प्रेशर रूम में रखना है पेशेंट को आइसोलेट इन द नेगेटिव प्रेशर रूम। इट शुड हैव लाइक 6 to 12 एक्सचेंजर होना चाहिए, जहाँ पे हेपा फिल्टर होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयरवे फिल्टर होना चाहिए, सो दैट जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रैप हो जाए, वो बाहर ना जा पाए। ओके, सो हेपा फिल्टर होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर रूम होना चाहिए। एंड हमेशा जब भी कोई नर्स या डॉक्टर, उनको तो जाना ही पड़ेगा उनका केयर करने के लिए, तो N95 मास्क यूज करना है। ओके, ऑलवेज यूज N95 मास्क इन एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। ओके, सो कौन कौन सी बीमारी है जो जिसमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस करनी है, दैट इज मीजल्स, मम्स, टीवी, चिकन पॉक्स एंड योर कोविड-19। ओके, सो ये सारा हमारा इसमें सारा में एयरबॉर्न प्रिकॉशंस करना है। सेकेंड इज ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लाइक कि अगर माइक्रोब्स का साइन मोर देन 5 माइक्रोन्स होगा, थ्रू लाइक मेनली वो ड्रॉपलेट्स जो है वो थ्रू टॉकिंग, स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू वो स्प्रेड होगा। तो जब हम ऐसे पेशेंट को केयर करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें सर्जिकल मास्क लगाना है, 3 to 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, एंड सर्जिकल मास्क यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और ये कौन कौन सी इसमें डिजीज होती है, लाइक इन्फ्लुएंजा हो गया, पर्टुसिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, जिसमें हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करनी है। ठीक है, एयरबॉर्न में हमें N95 मास्क यूज करना है, एंड ड्रॉपलेट में हमें सिंपल सर्जिकल मास्क यूज करना है। जो थर्ड इज कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस। सो वो इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड थ्रू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर कोई भी कंटामिनेटेड सर्फेसेस के थ्रू स्प्रेड हो। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारा MRSA। ठीक है, तो इसमें हमें कैसा प्रिकॉशंस करना है, हमें वी हैव टू वियर लाइक ग्लव्स एंड गाउन। ठीक है, प्लस हमें हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट को अगर लेट्स सपोज एक कोई पेशेंट उसको MRSA हो रखा है,
उसको ये इन्फेक्शन हो रखा है, तो हमें उस इन्फेक्शन का जो भी इक्विपमेंट है उसको डेडिकेट कर देना है। जैसे सपोज हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो जो थर्मामीटर है वो उससे ही उसको दे देना है, सो दैट उसी का सिर्फ टेम्परेचर उससे हो। अदर पेशेंट का उस थर्मामीटर में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, इस पेशेंट का उस पेशेंट में चला जाएगा। सो वी हैव टू डेडिकेट द पेशेंट इक्विपमेंट एंड इंश्योर द हैंड हाइजीन। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन, क्या था इसमें कि विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशंस इज यूज्ड फॉर क्लाइंट विथ मीजल? नन ऑफ दीज, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस एंड एयरबोर्न प्रिकॉशंस। सो मीजल क्या था, याद करो, एयरबोर्न इन्फेक्शन था, तो हमें इसमें एयरबोर्न प्रिकॉशंस मेजर करना होगा। ओके, सो अदर क्वेश्चन, दैट इज द एग्जिट ऑफ क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। इससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। दैट इज एडमिशन। क्या होता है एडमिशन? इज जब पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, फॉर डायग्नोसिस, दैट इज एडमिशन। डिस्चार्ज क्या होता है? जब वो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस के एडवाइस पे जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, जब वो लाइक सही हो जाता है, क्योर हो जाता है, या फिर पेशेंट स्टेबल हो जाता है, तो डिस्चार्ज करते हैं, दैट इज डिस्चार्ज हो गया। एब्सकॉन्डेड में क्या होता है? पेशेंट जो है वो बिना बताए चोरी चुपके हॉस्पिटल से भाग गया, दैट इज एब्सकॉन्डेड। फोर्थ क्या होता है? लामा। लामा इज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब पेशेंट बोलेगा, पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट आकर बोलेगा कि भाई मुझे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे आप लोगों से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर जाना चाहता हूँ या फिर कोई और अदर्स हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ। सो दैट इज लामा। जब हम लामा पेशेंट को देते हैं ना, तो वहां पे हमें एक पेपर पे साइन करवाना होता है, एक पेपर होता है, उस पर साइन करवाना होता है, सो दैट बाद में पेशेंट या उसके रिलेटिव हॉस्पिटल पे लाइक कुछ बोल ना सके कि हॉस्पिटल वालों की वजह से या डॉक्टर्स की वजह से या नर्सेस की वजह से मुझे कुछ हुआ है ना, तो वो पेपर हम साइन करवाते हैं। सो क्या है? एग्जिट ऑफ क्लाइंट फ्रॉम हॉस्पिटल इज एडमिशन? नो। डिस्चार्ज? यस, डिस्चार्ज है, क्योंकि पेशेंट को अब हम हॉस्पिटल से भेज रहे हैं। एब्सकॉन्डेड नहीं है, क्योंकि पेशेंट चोरी चुपके भागता है। लामा पेशेंट जो है बोलते हैं कि भाई मुझे जाना है, मुझे भेज दो। सो इसका आंसर क्या होगा? बी, डिस्चार्ज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू एमसीक्यूज, विथ स्पेशल एमसीक्यूज फॉर सीआरई एंड एम्स नॉसेट।